चलिए पहले आज हम लेक्चर शुरू करने से पहले एक डाउट एड्रेस करते हैं। हमें लगा ये आपके भी काम आ जाएगा, इसलिए हम ऑन रिकॉर्ड ही इसे सॉल्व कर रहे हैं। हमारी स्टूडेंट का एक डाउट था, जब हमने कम्युनलिज़म का टॉपिक पढ़ाया तो उसमें एक कंटेंट था जिसमें ये लिखा गया था कि कम्युनलिज़म के पीछे कुछ कॉजेज़ हिस्टोरिकल हैं। हिस्टोरिकल कॉजेज़ में लिखा गया कि मैनी मुस्लिम्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज़म। बहुत से मुस्लिम्स इस सब कॉन्टिनेंट में हिंदुइज़म से कन्वर्ट हुए हैं। सो मैनी मुस्लिम्स ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज़म, which was facilitated due to the caste-hate relations and under the compulsion of Muslim rulers. The problems of social segregation, illiteracy and poverty that had set apart the low-caste people remain unresolved, as the foreign elite that ruled never shared power with them. It caused their alienation. Gradually, elements of communalism entered into the Muslim community. The separatist elements in the Muslim community from the very start of the national resurgence had discouraged others of their community from associating themselves with it. As a result, the Muslim League was formed, which demanded partition of the country. Overall ये क्या कहना चाहता है? देखिए, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में वैदिक समय से ही वर्ण सिस्टम एग्जिस्ट करता है। वर्ण सिस्टम जो कि समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटता है। शुरुआत में ये कर्म के आधार पर था, वर्क के बेसिस पे आप जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का वर्ण आपका होता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड के बाद ये जन्म के आधार पर हो गया। मसलन ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है तो आप क्षत्रिय हैं। अब इस वर्ण व्यवस्था में बटा समाज समय के साथ साथ धीरे धीरे कई सारी जातियों में बट गया, जिसमें जो शूद्र थे, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण था, और इन वर्णों के बाहर आने वाले सभी लोग, जिनमें मेनली शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति और आदिवासी समाज, शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित समाज, और जितने भी फॉरेनर्स आप लगा लें जैसे कि ग्रीक्स, रोमन्स या जो भी लोग बाहर से आए, विदेशों से आए, मलेच्छ कह के पुकारा जाता था उन्हें। तो ये सभी के सभी इन 4 वर्णों से बाहर हैं। इन्हें अवर्ण कहा जाता है या आउटकास्ट कह के पुकारा जाता है। तो ये जो चौथा वर्ण था शूद्र, और ये सभी अवर्ण जो हैं, ये एक तरह से बैकवर्ड क्लासेस हुए। ये सभी के सभी हम बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखते थे, जिसमें से बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड जो थे वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे। तो शुरुआती तौर में कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पहले इन्हें इमेंसिपेट किया, इनको फैसिलिटीज़ अकोमोडेट की। फ्रॉम टोटल बैकवर्ड क्लासेस हमने पहले इन्हें अकोमोडेट किया, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1990s के दौर में एक और क्लास को भी बेनिफिट्स एक्सटेंड किए गए। तो वो जो क्लास है दैट इज़ अदर बैकवर्ड क्लास। आई बात समझ में? दैट इज़ OBC। अब हमने उसे अदर क्यों कहा है? क्योंकि दैट क्लास इज अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ऑल आर द बैकवर्ड क्लासेस, बट दैट क्लास इज अदर देन द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दैट्स व्हाई द टर्म इज OBC, अदरवाइज इट इज़ अ बैकवर्ड क्लास, BC। तो कई बार हम BC भी कह देते हैं OBC, बट टेक्निकली इट इज़ OBC। ओके, अब हुआ क्या? इस वर्ण व्यवस्था के कारण भारतीय समाज में जो हमारी यहाँ पर कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो मेजॉरली हिंदुइज़्म से एसोसिएटेड रही। तो सोसाइटी जिन कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता था, आप उन्हें हिंदुइज़्म से जुड़ी कल्चरल प्रैक्टिसेस कह देते हैं। इसके अंदर यही शूद्र समाज और ये सारा का सारा जनजाति, आदिवासी और दलित समाज कई तरह के बेनिफिट्स और राइट्स से डिप्राइव्ड रहा। इन्हें वंचित किया गया, शिक्षा के अधिकारों से वंचित किया गया, प्रगति के अधिकारों से वंचित किया गया, धार्मिक अनुष्ठान नहीं करा सकते, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करा सकते, तमाम चीज़ों से उन्हें वंचित रखा गया, डिप्राइव किया गया, जिसके कारण उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पाई, वो डेवलप नहीं हो पाए। मतलब उन्हें रिसोर्सेज से, अपॉर्चुनिटी से, डेवलपमेंट के जो ऑप्शंस हैं उनसे
एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों से एलिनेट कर दिया, दूर कर दिया। एलिनेट कर देना, किसी चीज़ को दूर कर देना, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया। ओके, ऐसे में जब भी भारत में किन्हीं भी ऐसे पंथों का उदय हुआ है, ऐसे धर्मों का कह लीजिए उदय हुआ है जिसमें समानता की बात हुई है, इक्वेलिटी की, ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन है फ्रॉम द कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, उस सोसाइटी का जहाँ पे हिंदुइज्म का कल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये डिप्राइव्ड सेक्शन उस सोसाइटी से निकल के एक नई सोसाइटी में जाना चाहता है जहाँ पे इक्वेलिटी प्रैक्टिस की जा रही है। तो ऐसा माना जाता है, सपोज कीजिए कि द कल्चर ऑफ हिंदुइज्म, इसके अंदर दिस सोसाइटी 1 और एनी अदर कल्चर, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए कि इस्लाम जहाँ पे है सोसाइटी 2, तो सोसाइटी 2 ऐसा प्रोक्लेम कर रही है कि हमारी जो मान्यता है इस्लाम की, उसमें समानता की बात है, इक्वेलिटी की बात है, सबको समान अवसर दिए जाते हैं। तो सोसाइटी 1 से ये सारे के सारे डिप्राइव्ड लोग सोसाइटी 2 में जाना चाहेंगे, मतलब एक ऐसी सोसाइटी में जाना चाहेंगे जिस पर उन कल्चरल प्रैक्टिसेस का डोमिनेंस है जो इस्लाम से प्रेरित हैं, या जिन कल्चरल प्रैक्टिसेस को जन्म इस्लाम ने दिया है। क्योंकि इस्लाम कह रहा है कि समानता है, तो वो समाज समानता को मानता होगा, तो हम उसमें चले जाएंगे तो हमें समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बाकी समाज के सदस्यों के साथ ही, तो हमारा विकास हो जाएगा। हमें शिक्षा मिलेगी, हमें अधिकार मिलेंगे, हमें रोज़गार मिलेगा, हमें ज़मीन पर अधिकार मिलेंगे, पानी लेने के, जल लेने के अधिकार मिलेंगे, हमें धार्मिक अनुष्ठान करने के अधिकार मिलेंगे, हम समान हो जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इस्लाम में भी कन्वर्ट हुआ और सिखिज़म में भी कन्वर्ट हुआ। सिखिज़म भी समानता की बात करता है, ये एक रीज़न था। लेकिन एक रीज़न और भी है, वो है समय दर समय जब भारत में इस्लामी शासकों का शासन था, तो कई कंपल्सिव ग्राउंड भी क्रिएट की गई कि लोग कन्वर्ट हों। कई तरह के टैक्सेस लगाना, कर लगाना, आपको गैर मुस्लिम समझ के आप पर कर लगाना अगर आप अपनी धार्मिक मान्यताओं की पालना करना चाहते हैं, और आप आर्थिक रूप में वैसे ही कमज़ोर हैं, तो वो कर कहाँ से दे देंगे, वो टैक्स कहाँ से दे देंगे। और दूसरा, इकोनॉमिक पोजीशन सुधारने के लिए अगर आप इस्लाम में आते हैं तो टैक्स बचेगा, दूसरा समानता के नाम पर अपॉर्चुनिटीज़ अलग से मिल जाएंगी। तो इस तरह की कंपल्सिव स्ट्रेटजीज़ भी अपनाई गई शासकों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके धर्म में परिवर्तित हो जाएं, यानी कि जो समाज है उसकी जो मान्यताएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो हमारे पंथ या हमारे धर्म से प्रेरित हों। वो तभी हो सकता है जब उस समाज के अधिक सदस्य, मेजॉरिटी मेंबर्स हमारे धर्म को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसलिए कन्वर्जन्स इस कारण से भी हुए। रीजंस जो भी रहे हों, मेजॉरली जो मुस्लिम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं भारत में, वो कन्वर्ट हुए प्री एग्जिस्टिंग फेथ से, और वो प्री एग्जिस्टिंग फेथ हिंदुइज्म था। तो आप वहाँ से कन्वर्ट होकर वहाँ गए किस उम्मीद में कि जीवन बेहतर होगा, लेकिन अब देखिए हुआ उल्टा कि अब इस्लाम में भी जो लोग पीछे से आए हैं, उनके जिनका सेंट्रल एशियन कल्चर है, एथनिकली दे आर तुर्क, उन्होंने ऑलवेज अपने अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मेंटेन रखा कि वी हैव दैट नोशन ऑफ सुपीरियरिटी, वी आर रेशियली मोर सुपीरियर देन यू, वी आर कल्चरली मोर सुपीरियर देन यू, लैंग्वेज, कस्टम, कल्चर, मैनर में वी आर सुपीरियर। तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पे उन्हीं का कंट्रोल रहा। तो इस्लाम में भी देयर इज़ एलीट सेक्शन जिसने रिसोर्सेज, पावर, अथॉरिटी इनके साथ शेयर नहीं की। तो ऐसे में वो जो डिप्रीवेशंस इन्हें हिंदू कल्चर, कस्टम, मैनर में फेस करनी पड़ रही थी, वो जो वंचितपन था, वो डिप्रीवेशंस इस्लाम में भी इनके साथ एज इट इज़ ही कॉन्टिन्यू हो गई। तो बड़े पैमाने पर एक सोसाइटी से एक पिछड़ा वर्ग कंटिन्यू हो गया एक दूसरी सोसाइटी में एज इट इज़ ही। तो वो नंबर पिछड़े वर्ग के लोगों के इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा हो गए, वहाँ भी बहुत बेअंत लोग ऐसे हो गए जो पिछड़े हैं। ऐसे में जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल हुआ और ब्रिटिशर्स ने जब धीरे धीरे ये देखा कि भारत में यदि शासन करना है तो भारतीय लोगों को विभाजित करना होगा, डिवाइड करके रूल करने की पॉलिसी अपनानी होगी,
तो ऐसे में उन्होंने धर्म के आधार पर बेनिफिट्स एक्सटेंड करने का प्रोविज़न क्रिएट किया, एक आइडिया क्रिएट किया कि हम समाज को धर्म के आधार पर बांटेंगे और जिस धर्म की पालना करने वाला समाज हमारा अधिक समर्थन देगा, हम एक राज्य के रूप में, वी आर द ब्रिटिश स्टेट जो इंडिया को इस समय कंट्रोल कर रहा है, हम उसे लार्जर बेनिफिट्स एक्सटेंड करेंगे। मगर आज की डेट में मान लीजिए कि आपको जॉब लेना है IAS का, तो स्टेट आपको वो बेनिफिट ऑफ जॉब एक्सटेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट। आप अपनी मेरिट प्रूव करिए, जॉब ले लीजिए। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सपोज कीजिए कि स्टेट ये कह रहा है कि हम आपको बेनिफिट एक्सटेंड करेंगे जिसके लिए मेरिट आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना रिलीजन बताओ। इफ द ग्राउंड ऑफ मेरिट वाज योर रिलीजन, जिसके बेस पे आपको बेनिफिट एक्सटेंड होने वाला है, तो फिर आप पार्शियलिटी अपना रहे हैं, आप लोगों को लाभ दे रहे हैं उनके धर्म के आधार पर। तो ऐसे में एक बेअंत जनसंख्या पिछड़े समाज की, डिप्राइव्ड सोसाइटी की मुस्लिमों में रह रही है और उन्हें अब देख रहा है कि ब्रिटिशर्स प्रो मुस्लिम पॉलिसी अपनाने जा रहे हैं। अगर हम इस समय अंग्रेज़ों का विरोध कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली भारत की आज़ादी की लड़ाई मजबूत हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा। बट जिस तरह की सोसाइटी अभी एग्जिस्ट कर रही है, इसी फॉर्म में अगर इंडिया फ्री होता है, आज़ाद होता है, तो अल्टीमेटली फिर रूल किनका होगा? कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज चले जाएंगे और फिर से वही समाज सत्ता में आ जाएगा जिस सामाजिक ढांचे ने अब तक हमारा शोषण किया है, जिस सोशल स्ट्रक्चर ने अब तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया है। अल्टीमेटली हम तो उसी सोशल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे कि अंग्रेजों को खदेड़ो और आप गद्दी पर आओ, हमारा और शोषण करो। इससे पहले कि भारत आज़ाद हो, इससे पहले कि सत्ता भारतीयों के हाथ में आए, एक भारतीय होने के नाते पहले हमें भी ब्रिटिश रूल के अंडर ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट की गई अपॉर्चुनिटीज़ में से वो सभी बेनिफिट्स ले लेने हैं और ख़ुद को डेवलप करना है जो हमारे काउंटर पार्ट हिंदुओं ने कर लिया है खुद को। हमें भी बैरिस्टर बनना है, हमें भी एजुकेशन लेनी है, हमें भी गवर्नमेंट जॉब्स में आना है, हमें भी पॉलिटिक्स में आना है और ख़ुद को पहले मजबूत कर लेना है। ऐसे में फिर जब अंग्रेज खदेड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद जो भारत होगा, उसके जो रिसोर्सेज होंगे, उसका फिर बंटवारा हम सब में बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम सब एक लेवल पे आ चुके होंगे। तो इसलिए शुरुआत में ऐसा दौर रहा कि कई लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस एक प्रोपेगेंडा कर रही है, वो अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने के नाम पर सही मायने में कुछ मुट्ठी भर समाज के जो वर्ग हैं उनको गद्दी दिला देगी, उनको लाभ दिला देगी, लेकिन मेजॉरिटी सेक्शन जो हिंदुओं में ही दलितों का है उनका कुछ नहीं हुआ अभी तक, महिलाओं का कुछ नहीं हो रहा है, किसान जो छोटा है वो कमज़ोर खड़ा है, आदिवासी जो है वो मार्जिनलाइज्ड है। ऐसे में आज़ादी मिली तो क्या उन मुट्ठी भर ज़मींदारों को या शिक्षित लोगों को ही लाभ मिलेगा? इसका क्या फ़ायदा? तो जब अभी हिंदू समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है वही नहीं ख़त्म हुई, मुस्लिम समाज की कमज़ोरियों को, मुस्लिम समाज के लोगों की बदहालियों को ये कहाँ से दूर कर देंगे? तो ऐसे में हमें इस समय, अगर हम रिजिम के कंट्रोल आके, रिजिम के क्लोज आके, यानी कि अगर सत्ता अंग्रेज़ों की है, अगर उनके निकट आ कर के किसी तरह से अपने लिए शिक्षा के, रोज़गार के, विकास के, खेतीबाड़ी के अधिकार ले सकते हैं तो हमें लेने चाहिए। अब ये एटीट्यूड जब उनका डेवलप हुआ, इसी के तहत मुस्लिम लीग भी बनी, इसी के तहत प्रो ब्रिटिशर्स स्टांस क्रिएट हुआ और इसी की मदद से अंग्रेज़ों ने कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने की भी एफर्ट्स किए, कोशिशें की। तो इसके तहत फिर ये हुआ कि जब कम्युनिटी के कई लोग इस थॉट में आ गए तो बाकी लोगों ने भी इन्हें देखा देखी स्वतंत्रता के संग्राम में उस तरह से भागीदारी नहीं ली, वो अलग थलग ही पड़ गए, सेग्रीगेटेड रह गए उस पूरी की पूरी मूवमेंट से। और इस चीज़ को आगे जा कर के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसने भी एक आधार बनाया कि भाई आप तो योगदान ही नहीं दे रहे थे, आप तो उस चीज़ में शामिल नहीं हुए। ये चीज़ ने कम्युनल रिफ्ट क्रिएट करने का काम किया। दिस द हिस्टोरिकल कॉजेस। ब्रिटिशर्स ने लोगों की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को यूटिलाइज किया रिलीजियस कलर के बेस पे, रिलीजियस ग्राउंड के बेस पर। उन्होंने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से डिवाइड किया रिलीजियस ग्राउंड पर, और ऐसे में सब्जेक्ट्स जिनके अंदर अभी नेशन की भावना है ही नहीं, भारतीय समाज जो अभी राष्ट्र की भावना रख ही नहीं रहा था, उन्हें पता ही नहीं था कि एक नेशन जैसा कॉन्सेप्ट है, वो सब्जेक्ट ने देखा कि अगर
इस समय एक मास्टर है, वो कॉमन है, दैट इज़ ब्रिटिशर्स, और सबको उसी से बेनिफिट्स फ्लो होने जा रहे हैं। और ऐसे में पढ़ लिख करके, इंग्लिश एजुकेशन लेकर के तमाम हिंदू नेताओं ने पहले ही अपना विकास कर लिया है, और किसानों के हक़ में, रोज़गार, बैरिस्ट्री के हक़ में, और सिविल सर्विसेज में, और सेनाओं में तकरीबन उसी कम्युनिटी से लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में अब वो जब एक लेवल पर पॉलिटिकली नर्चर हो गए हैं, एजुकेशनली नर्चर हो गए हैं, इकोनॉमिकली नर्चर हो गए हैं, तो अब वो कह रहे हैं देश आज़ाद कराओ। तो गद्दी पर फिर नए मास्टर्स यही लोग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो इस समय का मौजूदा मास्टर है द ब्रिटिश, वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर हम उनका समर्थन या साथ दें, या हम न्यूट्रल होकर रहें, शांत रहें, ठंडे रहें, हम बहुत ज़्यादा प्रो कांग्रेस नीतियाँ ना अपनाएं, उनके साथ धरने, प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट में शामिल ना हों, तो वो कई तरह के लाभ हमें राजनीतिक पार्टी बनाने देंगे, हमारे विचारों को सुनेंगे, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफर करेंगे, हमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सिविल सर्विसेज, इन सब जगहों पे जगह दी जाएगी। तो क्यों नहीं हम भी अपने विकास पर ध्यान दें, जब उन्होंने दिया। मुस्लिम नेताओं को ऐसा लगा। अब इसी कारण से अंग्रेज़ों की इस नीति और इनके पिछड़ेपन के कारण से, जो कि पिछड़ापन उन्हें विरासत में मिला, क्योंकि एक समाज के पिछड़ा वर्ग से उधर कन्वर्ट हो गया, तो वो फिर मुख्य धारा के स्ट्रगल कैंपेन से जुड़ नहीं पाए। और ऐसे में फैक्ट तो ये है कि इंडिया एक दिन आज़ाद होना ही था, तो आज़ाद हो गया, और ऊपर से 2 नेशन थ्योरी के तहत एक राष्ट्र बन भी गया। तो फिर जो रह गए, बच गए, उनके बारे में एक प्रेजुडिस क्रिएट कर लिया गया कि भाई आप तो शुरू से ही स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ नहीं थे। उसके बाद आज़ादी के बाद इंटरमिटेंट कुछ एपिसोड होना, क्रिकेट मैचों में प्रो पाकिस्तान नारे लगा देना और कुछ चीज़ें, इस चीज़ ने उन सेंटीमेंट्स को और स्ट्रॉन्ग किया, और जो पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ बेनिफिट उठाना चाहती हैं उन्होंने इसे फ्यूल किया। तो ये एक हिस्टोरिकल कॉज बताया जाता है, जो रीज़न है कम्युनलिज्म का भी। मैं समझाने के बाद इसे दोबारा पढ़ देना चाहता हूँ, आप इसे समझ लीजिए, अब शायद समझ में आए। Many Muslims all over the subcontinent are converted from Hinduism, which was facilitated due to the caste-hate relations and under the compulsions of Muslim rulers. ये कन्वर्जन जो हुआ हिंदुओं का मुस्लिम्स में, ये किस चीज़ ने फैसिलिटेट कराया? कास्ट हेट्रेड रिलेशंस ने, और कंपल्शंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स कंपेल करते थे। The problems of social segregation, illiteracy and poverty that had set apart the low caste people, जो कि हिंदू समाज में जो सेग्रीगेशन की, अलग थलग करने की, अनटचेबिलिटी की, अशिक्षा, इलिटरेसी, पॉवर्टी, गरीबी की जो समस्याएं थी, जिन्होंने लो कास्ट को अलग थलग कर दिया था मुख्य धारा के हिंदू समाज से, The problems of social segregation, illiteracy and poverty that had set apart the low caste people remain unresolved. कन्वर्जन के बाद भी ये समस्याएं अनरिजॉल्व ही रहीं, इनका समाधान नहीं निकला। क्योंकि एज द फॉरेन एलीट, जो विदेशी शासक आए, यानी कि जो मुस्लिम हैं, उसमें जो एलीट वर्ग है, जिनके पास पॉलिटिकल कंट्रोल है, इकोनॉमिक कंट्रोल है, एज द फॉरेन एलीट दैट रूल्ड नेवर शेयर्ड पावर विद देम, कि उन्होंने भी फिर इन वर्ग के साथ कोई पावर शेयरिंग की नहीं, कि इन्हें अधिकार दिया जाए, नौकरियों में लिया जाए, या अर्थव्यवस्था का लाभ दिया जाए। ये जैसे थे इस समाज में, उस समाज में भी वैसे ही रह गए। इट कॉज्ड देयर एलिनेशन, इस चीज़ ने इनकी एलिनेशन परमानेंट ही कर दी, परिस्थितियाँ सुधरी नहीं। ग्रेजुअली एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म एंटर्ड इनटू द मुस्लिम कम्युनिटी। द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द नेशनल रीसर्जेंस, नेशनल स्ट्रगल, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जब शुरू हुई, उसी समय से जो एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी रही है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उसके रीजंस अभी मैंने समझाए उनको। क्योंकि जो सामने मास्टर था, ब्रिटिश मास्टर, वो उन्हें बेनिफिट्स एक्सटेंड करने की बात कर रहा था, और उसके लिए उसने मेरिट जो चुनी वो धर्म को चुना, तो उसने बांटने की, राज करने की नीति चुनी। सो द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द नेशनल रिसर्जेंस हैड डिस्करेज्ड अदर्स ऑफ देयर कम्युनिटी फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद इट। तो शुरुआत से ही जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सदस्यों के अंदर सेपरेटिस्ट टेंडेंसी थी कि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ना, उसने उस कम्युनिटी के बाकी सदस्यों को भी डिस्करेज किया कि वो भी उस मूवमेंट के साथ ना जुड़ें, एसोसिएट ना हो। एज अ रिजल्ट द मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड विच डिमांडेड पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और अल्टीमेटली फिर मुस्लिम लीग बनी। ये राम आहूजा की किताब का कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म की बुक का पैराग्राफ है, ये मेरे शब्द नहीं हैं,
मैं लेक्चरर हूँ और बुक में दी बात मुझे समझानी है। मैंने बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में डाउट के मैनर में समझाया। चैप्टर होता तो और कॉम्प्रिहेंसिव बताते। ओके, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, जो उन्होंने लिखा मैंने समझाया। ये डाउट नंबर 1 क्लियर। ओके डन। चलिए डाउट नंबर 2। हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली हर इंडिविजुअल बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट से लेक्चर चलाते रहते हैं, वो हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें 2 डाउट आए। पहला डाउट आया उन्हें कि सर प्राकृत पहले आई या संस्कृत। तो चलिए मैं समझा देता हूँ, पहले इसका उत्तर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर बात लैंग्वेज की हो रही है, भाषा की बात हो रही है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें समझा देना चाहता हूँ। देखिए सपोज कीजिए कि जैसे हमने ये लिखा है, हमारा दिल आपके पास है। अब ये भगवान जानता है कहाँ है, बाकी लिखा है यहाँ पे हमने। इसका मतलब क्या है? हमारा दिल आपके पास है। बोला जो है वो हिंदी भाषा है, लेकिन लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज़ की है ये देवनागरी है। हाँ, ये रोमन है। अगर मैं इसे उस स्क्रिप्ट में लिखता जैसा हिंदी में हम लिखते हैं, वो देवनागरी होती। इतनी बात समझ में आई? तो ये लिखा है रोमन स्क्रिप्ट में है, ये लैंग्वेज हिंदी है। इतनी बात समझ में आई? तो एक चीज़ होती है स्क्रिप्ट, एक चीज़ होती है उस स्क्रिप्ट के तहत जो बोली जा रही है, दैट लैंग्वेज, भाषा। स्क्रिप्ट भी इसी का हिस्सा हो जाती है। ओके, एक स्क्रिप्ट है दैट इज़ द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है तमाम भाषाओं को लिखने के लिए, दैट ब्रह्मी स्क्रिप्ट। इसलिए लैंग्वेज से उसे कंफ्यूज नहीं करना। अब सपोज करिए कि शुरुआत में एग्जिस्टेंस में आई संस्कृत। तो देखिए जो सबसे शुरुआती संस्कृत एग्जिस्टेंस में आ रही है, इट इज़ वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत अ वेरी वेरी यू कैन से डेकोरेटेड डिफिकल्ट संस्कृत। ये कठिन है संस्कृत, वेदों की संस्कृत जो है। फिर धीरे धीरे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि लोग समझ पाएँ। तो एक वर्जन फिर और आता है संस्कृत का, जिस संस्कृत में हो सकता है वेदों के बाद के जो ग्रंथ जैसे पुराण लिखे गए हों, काव्य लिखे गए हैं, एक वो भी संस्कृत आ जाएगी। लेकिन एक बात समझना चाहता हूँ मैं आपसे, ध्यान से समझिए। जब एक लैंग्वेज बहुत ही परफेक्ट स्टाइल में एग्जिस्ट कर रही हो, क्या उस समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विदाउट हैविंग एनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स और एजुकेशन उस लैंग्वेज को उतने ही परफेक्ट स्टाइल में बोल पाएगा, एग्जीक्यूट कर पाएगा? चलिए मैं आज आप ही से पूछता हूँ, हमारे यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और वो अक्सर ये बातें करते रहते हैं कि ट्रैफिक बहुत है, बहुत ट्रैफिक। कहना वो चाहते हैं कि ट्रैफिक बहुत है। आप उनसे लिखवा के देखिएगा क्या उन्हें स्पेलिंग भी आते हैं, लेकिन बोलचाल में अब शब्द है तो वो बोल रहे हैं मेरा मूड बहुत ख़राब है, मूड, हॉस्पिटल गए सी, लिखवा के देखिए शायद पता भी ना हो, लेकिन हॉस्पिटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसने गेम रखी है, गेम, इट्स गेम, ठीक है, वो पार्क में घूम रहा है भाई। These are the words जो हम अपनी डेली लाइफ में बोल रहे हैं। You cannot expect from everyone कि वो उसे उतने ही एकेडमिकली या टेक्निकली करेक्ट बोले और लिखे जितना कि एक एक्सपर्ट कर सकता है। तो ऐसे में कोई भी एक जो भाषा एग्जिस्ट कर रही होती है, उस भाषा को संवारने का, बेहतर करने का, रेक्टिफाई करने का काम भाषाविद करते हैं। जब कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आई है, आप कल्चरली उसे इम्प्रूव करते हैं, उसे बेटर करते हैं। लेकिन वो जो इतना बेटर वर्जन है, सबको ही उसे बोल पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं। तो आम जनमानस क्या करेंगे, उस भाषा का एक सहज रूप इस्तेमाल करेंगे। जो भाषा उन्हें सुनने में थोड़ी क्लिष्ट लगती है, टिपिकल, डिफ़िकल्ट, उसका एक सहज सा रूप शुरू करेंगे बोलना। ऐसे में किसी भी एक भाषा का रूपांतरण होता है, परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ दैट लैंग्वेज। ये अपभ्रंश कहलाती हैं, टूटना। आई बात समझ में? तो इस तरह से संस्कृत भाषा का जब पहली बार इस मैनर में सिंप्लीफिकेशन हुआ, जब वो पहली बार इस तरह से थोड़ी सरल और बदली गई,
क्योंकि जो आम जनमानस उस समय में थे उसको संस्कृत को उस रूप में उपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो वो पहली बार जब इस तरह से चेंज हुई है थोड़ी, वो पाली कहलाई है। वो कहलाई है पाली, संस्कृत ही है लेकिन एक थोड़ा बदला सा रूप। पीपल वर वेरी कंफर्टेबल विद पाली, पाली से बड़े कंफर्टेबल है, कहते वी आर वेरी हैप्पी, बड़ी इजी लगती है, बड़ा सिंपल लगता है ना। आज भी अगर आप देखें तो कई बार नेहरू की राइटिंग्स या किसी व्यक्ति की लिखी चीज़ें समझ नहीं आती, कई बार शेक्सपियर की बातें लिखी समझ नहीं आती, बड़ी ओके लगती। लेकिन वही दूसरी तरफ आप बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं जब आप वो ऐसे लिखते हैं, लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली, वेंट बाय ट्रेन। वो जो टेलीविजन पे वो जो शेक्सपियर की वो बातें पढ़ी जा रही हैं, वो एकदम क्लासिकल संस्कृत। लेकिन वो जो आप लिख रहे हो, लास्ट ईयर आई वेंट टू दिल्ली, वेंट बाय ट्रेन, एकदम सिंपल इंग्लिश, यू आर कंफर्टेबल विद दैट। वो संस्कृत का एक रूप बदला है, ऐसे ही एक इंग्लिश का रूप बदला है। आम जनमानस की सहज भाषा, समाज हमेशा सहजता को पाना चाहता है, तो संस्कृत जब पहली बार सहज हुई, या कह लीजिए थोड़ी नॉर्मलाइज हुई, या थोड़ी जब जो स्लैंग थी वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हुई, वो पाली हो गई। अब फिर समाज में लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, कहते पाली। बुद्ध जैन 2 संप्रदाय एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने कहा कि पाली ही सब समझते, कहते हैं हाँ, कहते पाली ही में बात करो, आम जनमानस की भाषा है, पाली ही में बात करेंगे। तो जब बात हो गई, अब हाई लेवल स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स लोगों को समझाने हैं, कई कॉम्प्लेक्स फिनोमिनास को आर्टिकुलेट करके लोगों तक रखना है, आगे की जनरेशन्स को भी देना। अब क्या करें? अब उसी समाज के विद्वानों को ये फील हुआ कि पाली में बहुत सी कमियां हैं यार, पाली इस एक्सप्रेशन को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाती, पाली को परफेक्ट करना पड़ेगा। ये शुरू हो जाते हैं अब लैंग्वेज को डेवलप करने, नर्चर करने, परफेक्ट करने। वो लैंग्वेज फिर नर्चर हो गई, परफेक्ट हो गई, फिर आम जनमानस की रीच से बाहर हो गई। वो कहते ये क्या कर दिया, ये भी परफेक्ट कर दी, पाली इतनी औखी हो गई, अब तो पाली भी नहीं समझ में आ रही। फिर उसका एक और सहज रूप, संस्कृत एक बार और बदलेगी, या यूं कह लो कि पाली बदलेगी। बदल तो मूल में संस्कृत ही रही है, तो इस बार जब संस्कृत बदलेगी, प्राकृत हो जाएगी, पाली बदल के प्राकृत हो जाएगी। प्राकृत एकदम प्रकृति नेचुरल, लोगों की एकदम नेचुरल भाषा, नेचुरल बोलचाल में जो है एकदम प्राकृत भाषा। लोग बड़े खुश चिल्ला गए, कहते भाई प्राकृत आ गई, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, चलो इसमें बोले। मौर्यों का समय है, कहते जितनी बातचीत करनी, जितनी प्रचार करने हैं, जिस लेवल का समाज दिखता है, कुछ डेकोरेटेड करना है, कुछ परफेक्ट, पाली इस्तेमाल करो, अदरवाइज प्राकृत इस्तेमाल करो, दोनों को इस्तेमाल करो, चलने दो। धीरे 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 प्राकृत परफेक्ट हो कर लेंगे। अब कहते प्राकृत में पूरी बात नहीं बता पा रहे, ये कुछ लिखना है, कोई काव्य लिखना है, कोई कविता लिखनी है, उसमें जो भाव आ रहे हैं हृदय में, ये तो परफेक्शन मांग रहे हैं कि प्राकृत को और परफेक्ट किया जाए, बेहतर ग्रामर खड़ी की जाए इसके लिए। अब प्राकृत फिर परफेक्ट हो गई, आम जनमानस फिर देख रहा है, कहते ये क्या हो गया, ये बड़ी मुश्किल है भाई, सीखनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा इसके लिए। कहते नहीं, आम ही लो, घर पे ही जैसे बोलते हो वैसे ही। तो जैसे ही शब्द घर में बोलने शुरू करेंगे, वैसे ही शुरुआत हो गई। संस्कृत फिर बदली, या यूं कह लो कि प्राकृत बदली, और ये कहलाई अपभ्रंश भाषाएं। अलग अलग अपभ्रंशों की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, इसी से हिंदी की अलग अलग वैरायटी आएंगी। ब्रिज की हिंदी, अवधी हिंदी, मागधी हिंदी, तमाम हिंदियां आ जाएंगी, सब अपभ्रंशें हैं। तो हिंदी संस्कृत का बदलता स्वरूप है आज दिन तक का। इसलिए शब्द इस तरह से मिलते हैं, संस्कृत में पुत्र, पाली में पुत्र, हिंदी में भी आगे फिर पूत या पुत्र। संस्कृत में मित्र, पाली में मित्र, आज फिर मित्र, इसलिए ये शब्द मिलते हैं। संस्कृत में सूत्र, पाली में सूत्र, फिर आज हिंदी में भी आप सूत्र कह देते हैं। ये शब्द इसलिए, संस्कृत में धर्म, पाली में धम्म, आज फिर आप धर्म कह लेते हैं। धर्म बोलना मुश्किल लगता था, धर्म कहते धम, पुत्र कहते पुत्र, पुत्र पंजाबी में पुत्र,
पाली के पुत्र का पंजाबी में पुत, संस्कृत के मित्र का पाली में मित्र, पंजाबी च मीत। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये शब्द आपस में मिलते हैं, समझिए इस बात को। तो आप अपने घरों को देख लीजिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जो घरों में पंजाबी बोलते हैं, जब आप जिस कॉलेज में हैं उस कॉलेज की कॉन्वोकेशन में पंजाबी के प्रोफेसर या कोई चीफ गेस्ट आके जो पंजाबी बोलता है, आपकी पंजाबी वही लेवल की है, तो आप ऐसे मुंह देख रहे होते ये पंजाबी बोल रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं उस दिन बिल्कुल एन प्रॉपर टेक्सचुअल पूरी जो बुक पंजाबी, तब हम देख रहे होते हैं ऐसे। आज भी आप पंजाबी में बात करेंगे तो आप कहेंगे भाई सेंट्रल थीम ये है, वो कहेंगे भाई मुंडली गल ये है, तो तब कहेंगे मुंडली ये कौन सी? दिस इज द प्रॉब्लम। आई बात समझ में? आज भी आप कहेंगे कि ये घोड़ा किधर चलता है, कहेंगे टग्गा किधर जाता। समझ में आ रही? गड्ढा किधर है? तो ये चीजें हैं। तो हम सहज बना देते हैं चीजों को, हमारे घरों में सहज रूप बोला जाता है भाषाओं का, पर लिटरेचर के लिए, एजुकेशन के लिए तो सहज रूप नहीं चल पाना। लिटरेचर के लिए तो हमें उसे परफेक्ट करना पड़ता है, उसके वर्ड बनाने पड़ते हैं। अब जब वो परफेक्ट बन जाती है फिर हमारे पल्ले पड़ने बंद हो जाती, फिर हम सहज बना देते हैं। संस्कृत बदलते बदलते कितनी बार बदली, जड़ में तो वही है, मूल में तो वही है। तो इस तरह से ये बदलती गई। अब किसी एक समाज में किस भाषा का प्रभाव है, तो उस भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका प्रभाव है, उन ग्रंथों का जिस पंथ से, संप्रदाय से संबंध है उसका प्रभाव है। भाषा का शिफ्ट बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट माना जाता है। तो मौर्यों के समय में बुद्धों का प्रभाव था, लेकिन इनके बाद आखिरी मौर्य शासक को गद्दी से उतार के खत्म किया उसके सेनानायक, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। और शुंग जब गद्दी पर आए हैं तो उन्होंने वापस से फिर से रीएसर्ट किया ब्राह्मणिज्म को। वो ब्राह्मणिज्म जो 600 और 550 बीसी के बाद से धीरे 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 डिक्लाइन की ओर चला गया, क्योंकि श्रमणा ट्रेडिशंस यानी कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकास ये सब प्रोमिनेंट हो गए। वो ब्राह्मणिज्म को पुष्यमित्र शुंग ने फिर से वापस पुनः स्थापित करने का जिम्मा उठाया। अब वो कैसे होगा? क्योंकि फिर से वो अनुष्ठान होने जरूरी हैं, यज्ञ अनुष्ठान हो, उनकी विधि विधानों की पालना। वो कैसे होंगे? फिर से मान्यता वेदों की आए, फिर से मान्यता उन ग्रंथों की आए जो उस पंथ विशेष से जुड़े हैं। वो तभी होंगी जब उनकी भाषा पुनर्स्थापित हो जाएगी, फिर से संस्कृत स्थापित कराई जाएगी, अचानक से ग्राउंड रीगेन करेगी, फिर से परफेक्ट होते 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 उसे परफेक्ट किया जाएगा। और गुप्त काल में भव्य कृतियां होंगी संस्कृत में। कालिदास एक से एक चीजों की रचना करेंगे संस्कृत में। आई बात समझ में? तो इस तरह से भाषाएं काम करती हैं, चलती हैं। तो इनके दो डाउट थे। एक तो सर कि ये जो प्राकृत है ये पहले आई या संस्कृत पहले आई? हर हाल में संस्कृत आई तो फिर प्राकृत आई, टेक्निकली प्रूव हो गया। और दूसरा इनका था कि सर मौर्य काल में पाली प्राकृत महत्वपूर्ण थी, लेकिन फिर संस्कृत एग्जिस्टेंस में आ रही है, तो उसका उत्तर भी दे दिया हमने। जिस तरह से जिस राजा पर जिस पंथ विशेष का प्रभाव है, वो राजा को प्रयास करेगा कि उस पंथ विशेष से जुड़े ग्रंथ और भाषाएं और मान्यताएं समाज पर स्थापित कराई जाए। ऐसा होगा गुप्तों के द्वारा और शुंगों के द्वारा बड़ा प्रयास किया जाएगा कि ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण कल्चर जो आगे जाकर के हिंदू कल्चर हो जाएगा, इससे जुड़ी मान्यताएं, ग्रंथ, भाषाएं, संस्कृतियां समाज पर लागू की जाएं। तो यू विल सी द रीएसर्शन ऑफ संस्कृत इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फिर उसे परफेक्ट किया जाएगा ना, मजबूत किया जाएगा। और वो हमें नजर आता है गुप्त काल में कालिदास के लिखी हुई कृतियों में, समझ में आती है वो चीज़, बहुत नर्चर कर दी गई। ओके, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद तो एक समय के बाद इस्लाम आ जाएगा भारत में। फिर लगातार जो अपभ्रंश भाषाएं हैं उनकी जो एक ब्रांच दिल्ली के निकट
बोली जा रही है, दैट इज खड़ी बोली। वो लगातार संपर्क में आएगी, लगातार संपर्क में आएगी। किनके? वो जो मुस्लिम सैनिक वहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में, उनके संपर्क में लगातार आएगी। वो बाजार आते जाते हैं लगातार। तो खड़ी बोली, द ब्रांच ऑफ संस्कृत इन इनडायरेक्ट सेंस एंड द ब्रांच ऑफ अपभ्रंशा इन अ डायरेक्ट सेंस। हिंदी खड़ी बोली इज अ ब्रांच ऑफ हिंदी। ये खड़ी बोली वहाँ पर्शियन के संपर्क में आ रही है। फारसी और खड़ी बोली मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, एक नई चीज बन गई, हिंदवी। खड़ी बोली और पर्शियन के संबंध से कुछ नया ही बन गया, हिंदवी। इस हिंदवी को देखा अमीर खुसरो ने, कहता जबरदस्त चीज है ये हिंदवी, दो चीजों का मिश्रण है ये। इसी से दो ब्रांचेस स्पेसिफिक कर देते हैं, प्रिसाइज करके नर्चर कर देते हैं। तो एक नर्चर की हिंदी, एक नर्चर की उर्दू। तो इस तरह से इन दोनों का जन्म हुआ, हिंदी एंड उर्दू। हिंदवी से हिंदी और उर्दू जन्म लेती है। हिंदवी अपने आप में फारसी और खड़ी बोली का मिश्रण है। तो यहां से फिर दो भाषाएं। तो कभी भी गलती मत करना, पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज इज उर्दू, तो कभी गलती मत करना कि इसका ओरिजिन भी पाकिस्तान है, इसका ओरिजिन इंडिया है और इसका ओरिजिन दिल्ली है। और कभी मत गलती करना कि हिंदी हमेशा से एग्जिस्ट कर रही थी। संस्कृत के बदलते 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 रूपों में से एक खड़ी बोली निकली। वो जब परस्पर संबंध में आई फारसी के, तो अमीर खुसरो के जो प्रयास आगे हुए, उससे फिर हिंदवी का जन्म हुआ। और हिंदवी को जब दो ब्रांचों में बांट के नर्चर किया गया, तो एक हिंदी और एक उर्दू बन करके विकसित हुई। फिर दोनों पर काम हुआ काफ़ी आगे जा करके, दोनों इस्तेमाल की गई। दोनों के परस्पर मिलन से हमारी एक भाषा बनी हुई है आज, हिंदुस्तानी भाषा। हम मिले जुले से शब्द बोलते हैं। कभी गाने सुन लेना, कुछ कर लेना, उसमें दो सब आएगा। आई बात समझ में? दैट्स ऑल। तो दो डाउट्स इनके क्लियर हो गए। दो डाउट्स थे आज के। तीसरा एक डाउट था, वो उन्हें वैसे फिजिकली प्रैक्टिकल करके दे दिया, उनका प्रैक्टिकली डाउट सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच।